हेलो क्लास इलेवेंथ। हम लास्ट वीडियो में फर्स्ट पेज हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर चुके थे। उसी के ही नीचे आज जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट इज पैराग्राफ नंबर 3, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प होगा। आई नो कि आपके कमिंग एग्जाम में ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आ भी सकता है, तो इसको हम समझेंगे। लुक एट दी फर्स्ट पैराग्राफ। जापान बिकेम एन एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन। यहाँ से देखेंगे बच्चे हम कि जापान उस समय एक बहुत ज़्यादा एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था, लेकिन जो उसकी एक एग्रेसिवनेस थी या उसकी जो एक जिज्ञासा थी जापान की, वो ये थी कि वो अपने आप को और बढ़ाना चाहता था, अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने आप को टोटली जितनी भी वॉर हुई उसके अंदर उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया। सेकेंड लाइन में जो लिखा है वो इस चीज़ को क्लियर करता है। उसके बाद 1945 में बच्चे एक वॉर हुई जो एंग्लो अमेरिकन में हुई, जिसके सामने उसने हार मान ली मतलब जापान ने हार मान ली। और फिर क्या हुआ कि जो अमेरिका का कंट्रोल था, राइट, जो अमेरिका का कंट्रोल था उसकी डोमिनेंस की यहाँ से शुरुआत हुई। और 1970 के डिकेड में आप देखेंगे कि जो जापान था उसकी जो इकोनॉमी थी उसको उसने दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश की, और वो एक काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरा। तो ये जो आप दो पैराग्राफ देख रहे हैं दैट इज दिस पैराग्राफ, ये इसकी पूरी समरी है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। अब हम नीचे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। जो नीचे पैराग्राफ है जहां पर जापान के बारे में फिर बताया गया है कि जापान का जो मॉडर्नाइजेशन था वो स्टार्ट हुआ था कैपिटलिस्ट के प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसके ऊपर वो डिपेंड था। और उसका जो ये एक जर्नी थी, उसका जो एक सफर था, उसने ऐसे वर्ल्ड में स्टार्ट किया था जहां पर टोटली जो आप कह सकते हैं जो वेस्टर्न पावर्स थी, जो वेस्टर्न कॉलोनिज्म था, उसका उस समय बहुत ज्यादा बोलबाला था। यानी कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस चल रहा था दैट टाइम पीरियड में जापान ने अपने मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की थी। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जो ऑन द अदर साइड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो जापानीज एक्सपेंशन है, यहाँ इस लाइन में ये क्लैरिफाई करता है कि बेटा यहाँ से जो जापान है वो और देशों के साथ, यानी कि जो और कंट्रीज थी उस टाइम में जापान का जो आप कह सकते हैं कि विस्तार था, वो जितनी भी वेस्टर्न पावर्स थी उनके अगेंस्ट में था। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जापान ने वहां अपनी मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की जिस समय में वेस्टर्न कंट्रीज भी अपनी कॉलोनीज को बढ़ा रही थी। तो आप समझ लीजिए कि जापान और वेस्टर्न डोमिनेंस आमने सामने आ गया था। और जल्द ही क्या इसमें देखने को मिला कि जो एशिया की जितनी भी कंट्रीज थी, यानी कि एशिया के जितनी भी नेशन से वो अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे, उसकी इस डिमांड को भी ठीक ठहराया गया। और जापान में जिस तेजी से ये डेवलपमेंट हो रहा था, उससे जो जितनी भी जापानीज ऑर्गेनाइजेशन थी और जितनी भी सोसाइटी थी जापानीज, और जितना उसका कल्चर था वो और ज़्यादा बिल्ट हो रहा था। उसकी जितनी भी सीखने की शक्ति थी, यानी कि जो उसका नेशन के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, उससे उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। तो इन दो पैराग्राफ में टोटली आप पढ़ते हैं कि जापान ने किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर आया और दोबारा से रीबिल्ड किया, राइट। उसके बाद आप देखते हैं कि नीचे चाइना एंड जापान, इनके बारे में फिर से एक कंपैरिजन देखने को आपको मिलता है। चाइना और जापान दोनों का जो हिस्ट्री है आप देखेंगे कि काफ़ी पुरानी रही है। और क्योंकि इन दोनों ही देशों ने ये मान लिया था कि जो हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स हुए हैं वो उन सब का ही जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, और उनको फॉलो करते हुए वो अपने पाथ को और ज़्यादा इजी बना सकते हैं।
तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो भी हिस्ट्री की गाइडलाइन रही उसको जापानीज और चाइनीज कल्चर ने अडॉप्ट कर लिया था, जिसके बेस पर आप क्या देखते हैं कि जितने भी एम्पायर थे उनका क्या किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। राइट, आगे आप देखते हैं बेटा कि जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है जो कि आपको ये बताता है। नाउ लुक एट दी दिस पैराग्राफ। यहाँ से आप देखेंगे कि जो रूलर्स हैं बेटा, इसको थोड़ा सा हम और जूम कर देते हैं सो दैट कि आपको ये क्लियर नजर आए। आई होप आपको यहाँ से दिख रहा होगा। राइट, तो नेक्स्ट पेज पे बेटा आप क्या देखते हैं कि जो भी हमारा हिस्ट्री के अंदर हमारे जितने भी रूलर्स रहे हैं उन रूलर्स ने जो सेट किए थे गाइडलाइन, जो सेट किए थे एक रूल्स, उनको फॉलो किया गया था। राइट, तो जो रूलर्स ने स्टैब्लिश किया ऑफिशियली उसी चीज को जापानीज और चाइनीज कल्चर ने अडॉप्ट किया। फिर जितने भी हमारे रूलर्स रहे हैं उन्होंने जो लिखा था, यानी जो उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किए थे और जो भी उनका हिस्ट्री रही उनकी डायनेस्टी की, वो उनके लिए उन्होंने क्या करे कि एक गवर्नमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि सरकारी विभागों की उन्होंने यहाँ पर स्थापना की, इस्टेब्लिश किया उसको और बनाया। राइट, उसके बाद एक टाइम आया जहाँ पे सीमा छियान देख रहे हैं, जहाँ पे 14590 BCE लिखा हुआ है। तो सीमा छियान एक यहाँ पर थे जो सीमा छियान को एक प्राचीन, यानी कि एक बहुत ओल्ड चीन का एक क्या माना जाता था, हिस्टोरियन माना जाता था, इतिहासकार माना जाता था। और जापान में भी जब आप देखेंगे तो जितना भी चाइनीज कल्चर था उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके चाइना के प्रभाव के चलते इतिहास को एक ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा, किसके, जापान के। मेजी सरकार आपने पढ़ा ही होगा, जहाँ पे लिखा है 1 ऑफ द अर्लीस्ट एक्ट ऑफ द मेजी गवर्नमेंट, ये स्टैब्लिश हुई और इसने शुरुआत में कुछ रूल सेट किए बेटा। और 1869 में एक ब्यूरो को क्या किया, ब्यूरो यानी जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए जाते हैं बच्चे, तो उसने इस्टेब्लिशमेंट उसको किया, ब्यूरो को। और जिसका काम क्या था, उसके फंक्शंस थे, उसके फंक्शंस ये थे कि जितने भी पुरानी चीजें हैं, यानी कि जो भी रिटन वर्ड है, लिटरेसी एबिलिटी है, मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं उनको ऑफिशियली जो है उनको क्या किया जाए, उनको कलेक्ट किया जाए, उनको एक साथ रखा जाए, इकट्ठा किया जाए। और इसका एक मेन आप कह सकते हैं कि एक एम भी था उसका, कलेक्ट किया जाए, उनको एक साथ रखा जाए, इकट्ठा किया जाए। और इसका एक मेन आप कह सकते हैं कि एक एम भी था, उसका मेन एम ये था कि जो मेजी थी जो गवर्नमेंट, उसको दोबारा से रिबिल्ड करना था कि, और उसी बारे में जितने भी जो मेजी विजेता रहे, यानी कि डिफेंडर रहे, जो भी डिफीट करते आए, उसको यहाँ से उनके नजरियों से दोबारा से कुछ रिटर्न में लिखने की यहाँ से शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में कुछ आप देखेंगे, दिस हैज मीन दैट अ वाइड रेंज ऑफ रिटर्न मटेरियल। राइट, जो यहाँ से जितना भी पुराना लिखा हुआ था उसको कंट्रोल करने की, उसको इकट्ठा करने की शुरुआत हुई। उससे हुआ क्या कि जितना भी आप ऑफिशियल हिस्ट्रीज थी, स्कॉलरीज थी, पॉपुलर लिटरेचर था, रिलीजियस ट्रैक्ट थे, वो सब एक ही जगह पर अवेलेबल हो गए, इकट्ठे हो गए। और पहचान करने में और चाइना और जापानीज कल्चर को समझने में भी यहाँ से काफी हद तक फायदा हुआ, बहुत ज्यादा वो पॉपुलर चीजें हो गई थी। अब इसी तरीके से अलग अलग तरीके से रिटर्न जो सोर्सेज थे वो अवेलेबल होने लग गए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि इसका रिजल्ट यही आया कि जितने भी गवर्नमेंट हिस्ट्री थी, जितने भी पुराने राइटर्स थे, जितने भी पुराने रिटर्न में आप कह सकते हैं कि लिटरेचर्स थे, वो सब अवेलेबल होने लगे। और इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि ये वो टाइम पीरियड था जब प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग,
ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। और इंडस्ट्रीज में क्या देखते हैं कि प्री मॉडर्न पीरियड आ चुका था और ये पॉसिबल हो गया था, और इसने काफी अच्छा रोल प्ले भी किया। और ये भी पॉसिबल हो पाया कि 18 सेंचुरी में 18 सेंचुरी के आते आते कि जो चाइना और जापान है कि किसी भी किताब के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता था। और जितने भी मॉडर्न आप कह सकते हैं स्कॉलर्स थे, जिन्हें हम विद्वान बोलते हैं, उन सब ने ये जितनी भी आप कह सकते हैं कि मटेरियल था उस सब को यूज किया और अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल भी किया। ये हम यहाँ तक समझते हैं, राइट। और इसके आगे जब हम जाते हैं तो यही इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जितने भी मॉडर्न स्कॉलर आए उन्होंने चीन के जो भी पुराना आप देखते हैं कि जो चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स हुए, उन्होंने लिमांग छिजाजो, राइट, इनके बारे में, और जापान में भी जो मॉडर्न हिस्टोरियन हुए, ठीक है, उनके बारे में भी समय समय पर लोगों का क्या किया कि उनको पाथ दिखाया, उनको नई चीज के बारे में बताया। जब जापानीज कल्चर की बात करते हैं तो वहां पर कुनीता के ऐसे इंटेलेक्चुअल हुए जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम देखते हैं कि वो भी बहुत सारी चीजों को हमें बताता है और समझने में मदद करता है, राइट। आप यहां से देख सकते हैं जहां से स्कॉलरशिप, उसके ऊपर का पैराग्राफ है मॉडर्न स्कॉलरशिप, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आपको नाम दिखेगा, जो कि 2 नाम मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, एक तो कुमे कुनीतांके और एक उसके ऊपर दूसरा नाम दिया हुआ है जो आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज लिमांग छिचाओ और कुमे कुनीतांके। ये दोनों नाम हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इन सब, ये इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने सारी हिस्ट्री और जापानीज की जो भी इतिहास रहा है उसके बारे में चीजों को सर्च किया और न्यू सारी चीजें जो भी पुरानी थी उनको एक जगह इकट्ठा किया और हमें समझने में बहुत ज्यादा इससे मदद मिलती है। इसके आगे भी आप जो सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं बेटा, जहां पर स्कॉलर्स इन इंग्लिश फ्रॉम जोसेफ लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि चाइना और जापान, इन दोनों के जो हिस्ट्री थी उनके बारे में एक बहुत ज्यादा बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भंडार था जो कि अवेलेबल था। मतलब जो भी इसकी हिस्ट्री थी, साइंस था, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से इन लोगों ने कलेक्ट करके रखी थी, जिसको पढ़कर समझकर स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलर्स थे उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई। उसके बाद आप देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है चाइना और जापान के इतिहास में। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में ये भी देखने को मिला है कि जो चाइना और जापान के जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं, जो भी उन्होंने लिखा है, वो सारी की सारी चीजें भी उनको भी ट्रांसलेट कर लिया गया है, वो इंग्लिश में अवेलेबल है। चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज में तो है ही, साथ ही वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसके बाद 1980 में भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं जो जापान के लिए ही काम करते हैं और जापानीज में ही लिखते हैं। मतलब यह है कि हमारे पास आप देखेंगे वर्ल्ड के कई अलग अलग हिस्सों से आने वाले जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं वो सब लैंग्वेज में, मोस्टली जापानीज, चाइनीज और इंग्लिश में अवेलेबल है, जो हमें इन दोनों देशों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो आपके इस पैराग्राफ में आप जो 232 तक आप देखेंगे कि किस तरीके से चाइना और जापान की हिस्ट्री आपको पता चलती है। उसके नीचे चलेंगे बेटा आपको दिखेगा नाइतो कोनान। इनके बारे में पढ़ेंगे कि नाइतो कोनान क्या है और इन्होंने किस तरीके से काम को किया है। हाँ जी, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये है नाइतो कोनान। इनका टाइम पीरियड रहेगा 1866 से 1934 तक। इन जापान द सरनेम इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, एक चीज और आप समझ लीजिए कि जापानीज जो वर्ड होता है, यानी कि जो नेम होता है, उसमें पहले सरनेम होता है, बाद में नाम आता है, राइट। तो ये जो नाइतो कोनान है, इसमें आप यही देख रहे हैं
कि किस तरीके से यहाँ पर इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम समझेंगे। ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, किस तरीके से ये कहाँ के स्कॉलर थे और ये इन्होंने क्या क्या काम किए। तो बेटा ये चीन पर काम करने वाले एक बहुत ही फेमस चाइनीज स्कॉलर थे, राइट। काम कर रहे थे ये चीन के हिस्ट्री पर और थे ये कहाँ से, फ्रॉम दी जापान, राइट। इनके द्वारा लिखे गए जितने भी जापानी और जो स्कॉलर्स रहे वो सब इनसे बहुत ज्यादा क्या रहे, इन्फ्लुएंस रहे और इनका इफेक्ट उनके ऊपर आया। जापान में चीन के बारे में जितनी भी रिसर्च की गई करने की बहुत लंबी परंपरा रही है। मतलब मोस्टली जापानीज लोग चाइना को फॉलो करते आए हैं। तो जो नाइतो थे, नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास यानी कि जो वेस्टर्न हिस्ट्री थी उसके बारे में काफी कुछ लिखा, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में और उसकी जो भी स्टडी थी उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। और ये सारे उन्होंने जितने भी उनके अनुभव थे उन सबको उन्होंने एक साथ लेकर आया, कलेक्ट किया और फिर और सारी चीजों को सामने रखा। आप देखेंगे 1907 में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ही हेल्प एस्टेब्लिश दी डिपार्टमेंट, आपको नजर आ रहा होगा। तो 1907 में क्योटो यूनिवर्सिटी हुई जिसका नाम था क्योटो यूनिवर्सिटी। इसमें इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर इन्होंने स्टडी की और ये जो स्टडी का जो एरिया था इसको बनाने में भी इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। उसके बाद आते हैं शीना रॉन, ये चीन में 1914 में उन्होंने अपना ये एक फैक्ट दिया कि जो जितनी भी ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट के जरिए उन्होंने चीनी सुंग राजवंश यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑन चाइना 1914। उसके बाद आपको नजर आओगा गवर्नमेंट ऑफर्ड द चाइनीज अ वे टू एंड एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड पावर, ये नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो ये टाइम पीरियड चल रहा था उसमें जो एक अलग से कैटेगरी थी सोसाइटी में, जो लोग थे उनके बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी बोला कि जो सेंटर पावर है यानी जो सेंट्रलाइज्ड पावर है जो बहुत ज्यादा है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। उनका ये भी मानना था कि जो भी सोसाइटी है, जो कि स्थानीय लोग हैं, ठीक है, उनको दोबारा से रिफॉर्म किया जाना चाहिए और सुधार किया जाना चाहिए और शुरुआत होनी चाहिए। उन्हें जो चाइना की जो हिस्ट्री थी उसमें ऐसी काबिलियत दिखती थी, ऐसी क्षमताएं नजर आती थी कि चीन को जो क्या कर सकती थी और मॉडर्न बना सकती थी और डेमोक्रेटिक बना सकती थी। उनके अकॉर्डिंगली जो नाइतो कोनान रहे, उनके अकॉर्डिंगली जो जापान था वो चीन में एक बहुत जो खास कह सकते हैं रोल प्ले कर सकता था। लेकिन ये वे चीनी जो हमारे नाइतो कोनान है उनके अकॉर्डिंगली वो कहते थे कि जो चाइना में आप देखेंगे नेशनलिज्म है, उसकी जो शक्ति है उसका करेक्ट तरीके से हिसाब लगा पाना वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो यही सारी चीजें यहाँ पर पता चलती है। तो आई होप आपको ये दोनों पेजेस जो कि इंट्रोडक्शन में रहे हैं समझ में आए हों। बिफोर योर एग्जाम हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो और आगे के कमिंग एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।